बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी रिस्क के हवाले से। पहले तो ये सवाल है मेरा कि हम खड़े किस फेज़ में थे जब हम रिस्क पे काम कर रहे हैं। हम कौन से फेज़ में? प्लानिंग फेज़ में। देखिए, जिस तरीके से आपको रिपोर्टिंग पढ़ाते वक्त याद होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस कैलकुलेट करना सीखा था हमने। तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपने एग्जामिनर का सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो आप अपनी पोजीशन समझ लें। सर अम्बाद ने ये चीज़ सिखाई थी कि आपको कितने साल बाद उसने खड़ा किया है, इस पॉइंट पर क्या क्या हो चुका है, आगे क्या क्या करना है, आपकी पोजीशन क्या है। सिमिलरली आप ऑडिट के अंदर भी ये समझें कि आपकी पोजीशन इस वक्त क्या है। अगर आप ऑडिट शुरू करने लगे हैं तो रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो कौन से प्रोसीजर्स? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। लेकिन अगर रिस्क निकल के आ गया है, क्या क्या खदशात हैं और आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसको मिटिगेट करें, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? ऑडिट प्रोसीजर्स या रिस्पॉन्सेज टू दैट रिस्क। तो कहीं भी प्रोसीजर सुनकर ये मत समझेगा कि प्रोसीजर एक ही तरह के होते हैं, वही सफिशिएंट मतलब ऑडिट एविडेंस वाले। प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं। अगर वो कह रहा है प्रोसीजर्स बताओ रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं क्या क्या करूंगा? मैं इंक्वायरी करूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, मैं इंस्पेक्शन करूंगा, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अच्छा सर, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए प्रैक्टिकली एक कंपनी में, तो आप किस पोजीशन पर हैं इस वक्त? आप इस वक्त ऑडिट करने गए हैं, चाय पी रहे हैं, और चाय पीते पीते आप सोच रहे हैं कि यार कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। आप सोच रहे हैं यार सेल्स में मसला हो सकता है, यार इन्वेंट्री में मसला हो सकता है, यार ये तो एक बैंक है तो क्या इन्वेंट्री में मसला होगा? नहीं, इन्वेंट्री में मसला नहीं होगा। तो आप सोचें आप क्या काम कर रहे हैं। जब एक ऑडिटर ये काम करता है, हर दफा करता है, तो जब ऑडिटर ये वाला काम कर रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है कि यार मैं किस इंडस्ट्री में ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा ये एक बैंक है, तो फिर इस पे कौन कौन से रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो जूनियर को बोलेगा यार वो रेगुलेशंस की लिस्ट खोलो, कौन कौन से रेगुलेशंस इस बैंक के ऊपर अप्लाई होते हैं। यार ये तो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो एक आईटी कंपनी है, तो इसके ऊपर आईटी की रूल्स अप्लाई होते हैं, तुम उसको पढ़ो जरा मुझे बताओ। तो मैं इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूँ। क्यों? मैं अपना तरीका है वारदात, पहले मुझे पता चलेगा कि खदशा कहाँ है, कहाँ ये लोग मिस स्टेटमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसके अगेंस्ट तैयारी करूंगा और कोई मिस स्टेटमेंट निकाल के लाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो सर अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपने कहा ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, तो अभी तो आप बैठे सोच रहे थे सेल्स में मसला, इन्वेंट्री में मसला, इन सब चीज़ों में मसला हो सकता है। लेकिन फिर आपने कहा कि यार ये तो मुझे लग रहा है हो सकता है, मैं ज़रा जाकर बातचीत तो करूं ताकि कुछ पता तो चले। फिर आपने कहा कि मैं इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेने में, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेने, मैं रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग लेने कहाँ जाऊंगा? मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के पास, और मैं वही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो मैंने पढ़ाए, क्या थे वो? ये तीन काम। इंक्वायरी करूंगा, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो क्या ये तो सर जनरल लफ्ज लिखे हुए हैं। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना, इंस्पेक्शन का मतलब इंस्पेक्ट करना, सिर्फ दूर से नहीं देखना, जाकर एक एक चीज को थॉरोली देखना, और फिर उस काम के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब एनालिटिकली उन चीजों को कंपेयर करना। ये तो एक जनरल सी बात है, लेकिन ये जनरल सी बात आप स्पेसिफिक जगह पे अप्लाई करेंगे। अगर आप कहेंगे सर सेल्स पे काम करना है, तो मैं इंक्वायरी किससे करूंगा? परचेज वाले से? मैं सेल्स वाले से करूंगा ना। क्या आप मुझे बताएं कि क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही? उसने कहा हो रही है यार बहुत अच्छे से, और इन्वेंट्री 80 रुपए की सेल हुई है इस दफा। मैं कहूंगा अच्छा सब्सिक्वेंट ईयर में कितने की हुई? उसने कहा 80 रुपए की। कोई रिस्क है? ईयर एंड पर 2020 में इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है 100 रुपए की। मैंने उससे पूछा और क्या हाल है, इन्वेंट्री बिक रही है नहीं बिक रही? उसने कहा हाँ बिक रही है। सब्सिक्वेंट ईयर में बिक रही है। अच्छा कितने की? उसने कहा 80 रुपए की। मैंने कहा वाह क्या बात है। क्या कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? एनआरवी लॉस का। क्यों? क्यों? इस वजह से कि वो इन्वेंट्री आपके पास रिकॉर्डेड कितने पे? 100 रुपए पे। और वो सब्सिक्वेंट ईयर में बिके कितने की? क्या यहाँ ये मसला है कि सेल रिकॉर्ड नहीं हुई? होनी भी नहीं चाहिए थी। हमारे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी।
क्या यहाँ ये मसला है कि सेल के पैसे नहीं आए या सेल हुई नहीं होगी, डिलीवरी नहीं की होगी? नहीं, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर रिस्क ये है कि जो तुमने इन्वेंट्री बेची है ये क्या IS2 के हिसाब से रिकॉर्डेड थी या नहीं। तो ऐसा सिनेरियो दिया जाएगा आपको, तो स्टूडेंट समझेगा कि यार ये तो शायद सेल का मसला है। शायद अब बच्चा फौरन से जवाब देगा शायद सेल्स रिकॉर्डेड नहीं है, शायद सेल्स हुई नहीं है। लेकिन यहाँ सेल्स का मसला नहीं है, यहाँ इन्वेंट्री का मसला है। क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर की सेल्स है तो वैसे ही हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो उस सेल की वैल्यू क्यों जाननी है? NRV की वजह से। फिर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप उसी सेल्स वाले बंदे के साथ बोलेंगे चलो यार मुझे दिखाओ कौन क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब। फिर आप एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ओपन हो जाए। वो मिसाल के तौर पे वो बोले कि हमारे ऊपर तो ये रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, आप वो बोलेगा आप मान लेंगे? नहीं, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप इंस्पेक्ट करेंगे एक एक चीज़ को। तो ये तीन चार जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये जनरल लफ्ज हैं। कभी भी आपसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछा जाएगा, आपने ये नहीं कहना इंक्वायरी कर लो, किससे इंक्वायरी कर लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, किस क्या ऑब्जर्व कर लो। आपने स्पेसिफिकली बताना है सिनेरियो के हिसाब से कि यहाँ पर क्या इंक्वायरी होगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, क्या इंस्पेक्शन होगी और क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की मैंने। क्यों? क्योंकि इसका मैंने बताया इसके ऊपर एक अलग स्टैंडर्ड है आयजा 520, वो इसको अलग से डील करता है डिटेल से। यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारे काम करने के बाद आपके पास कुछ रिस्क निकल कर आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आपके पास कुछ रिस्क निकल के आएंगे। वो रिस्क दो तरह के होंगे, या तो FS लेवल के, या फिर CID वाला जब पूछताछ करता है, छानबीन करता है, तो कोई ना कोई क्लू तो मिलता है ना कि यार मुझे लग रहा है ये कातिल है। सब कुछ सर्टेन हो जाता है यार यही कातिल है, इसी ने कत्ल किया है, और आखिर में पता चलता है वो तो बेचारा मासूम आदमी निकलता है। और जो मासूम लग रहा होता है पूरे केस में साथ साथ, तो ऐसे ही मैनेजमेंट का एक बंदा होगा जो आपके साथ साथ चल रहा होगा, हाँ हाँ ये ऐसे ये वैसे, और आखिर में पता चलेगा कि वही कोई फ्रॉड करके बैठा हुआ होगा। बात समझ आ रही है? तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से क्या हुआ, आपको रिस्क मिलेंगे कि यार यहाँ मसला हो सकता है, यहाँ मसला हो सकता है, यहाँ मसला हो सकता है। अभी जो यहाँ यहाँ बताया आपने, ये दो लेवल्स हैं। या तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो चुकी हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी एक खास हिस्से में मसला है, तो एजर्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हमने इस एजर्शन के लफ्ज के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि एजर्शन क्या होता है। एजर्शन का मतलब कबूल करना। एजर्शन का मतलब होता है कबूल करना, एजर्ट करना। क्या मतलब? जब मैनेजमेंट ये कह रही है कि इन्वेंट्री 100 रुपए की है, तो मैनेजमेंट ये कबूल कर रही है कि मेरी बुक्स में इन्वेंट्री 100 रुपए की है। जब मैनेजमेंट ये कह रही है कि मेरे पास 100 गुड्स पड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट ये कबूल कर रही है कि मेरे पास 100 गुड्स एग्जिस्ट करते हैं। जब मैनेजमेंट ये कह रही है कि मेरे रजिस्टर में 100 रुपए की गुड्स आ रही हैं, तो मैनेजमेंट ये कबूल कर रही है कि मेरा रजिस्टर कंप्लीट है। जब मैनेजमेंट ये कह रही है कि मेरे पास 100 रुपए की चेयर्स पड़ी हुई हैं या 100 चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो मैनेजमेंट ये कबूल कर रही है कि ये सब मुझसे बिलोंग करती हैं। अगर ये आपसे बिलोंग नहीं करती तो इनको अलग रखेंगे ना आप इनको उसी वक्त बताएंगे। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो कुछ एजर्शंस हैं आपके पास, ये हमने डिस्कस की। क्या क्या? एग्जिस्टेंस होती है, वैल्यूएशन होती है, कंप्लीटनेस होती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होती है। समझ में आ रही है? जी, क्लियर हुआ? साथ आई कुछ हमारे आप, लेकिन लेक्चर्स लेने हैं पुराने, जब तक वो लेंगे नहीं बहुत क्लियर नहीं होगी चीज़। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन से हम लोग साथ आ गए तकरीबन। अब रिस्क निकल के आएगा। यहां तक कोई सवाल किसी का? ओके। FS लेवल, तो हमने बात की कि सर रिस्क निकल के आएगा या तो पूरी FS लेवल का या एजर्शन लेवल का। अब देखते हैं ये रिस्क क्या क्या निकल के आ सकते हैं। तो बुक ने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वो रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं। पहले बात करेंगे रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अब वो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट,
बात समझ में आ रही है? क्या ये कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से सेल्स में मसला होगा? इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? नहीं सर, यहाँ तो हर जगह पे मसला है। शायद मैनेजमेंट ने सेल्स ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया हो, फ्रॉड करा है क्योंकि शायद पीपी एग्जिस्ट ना करता हो और फिर भी रिकॉर्ड कर लिया हो, शायद पीपी गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया हो, फ्रॉड। तो ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तबाह हो चुकी हैं। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है? कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स पढ़े थे हमने, मतलब एग्जैक्टली हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जब बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस को इफेक्टिवली चलाने के लिए कंट्रोल्स चाहिए। क्योंकि अगर ये कंट्रोल्स ना हो तो क्या होगा? या तो चोरी हो रही होगी, या फिर कोई सेल हो रही होगी रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, या फिर सेल ही नहीं हो रही होगी सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, पैसे नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे मसले रहेंगे। तो ये जो डिफरेंट जगहों पे आप देखते हैं ना डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल। आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे, आप उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, डेटा मांगेंगे, वो डेटा क्या है? वो इंटरनल कंट्रोल्स का ही तो डेटा है। जब एक कंपनी आपको सेल्स इनवॉइस बनाकर दे रही है, तो ये सेल्स इनवॉइस बनाना किसी कानून में लिखा है? नहीं, ये तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है, ताकि उसे पता रहे कि मैंने किसको कितनी सेल की। उसी सेल्स इनवॉइस से वो सेल्स रजिस्टर बनाती है, सेल्स इनवॉइस की एक कॉपी उसको देती है, ताकि उसको बाद में आकर गुड्स लेने में कोई मसला ना हो। सपोज करें, वही हमने एक एग्जांपल ली कि आप लोग सर दानियल के पास आए, सर हमें एडमिशन लेना है, और उन्होंने पैसे ले लिए और कहा ऊपर चली जाए। अगले दिन आप आई, उन्होंने कहा आपने तो पैसे दिए ही नहीं, वो कर गए। आप कैसे क्लेम करेंगी? तो आपने, हमने एक इंटरनल कंट्रोल लगाया अलहमद अकेडमी ने कि जब भी कोई स्टूडेंट पैसे देगा तो क्या होगा? उसको रिसीट मिल जाएगी, ताकि अगले दिन अगर वो आए तो उससे कोई सवाल करेगा आपने पैसे नहीं दिए, तो उससे बोला जाएगा कि देखो रिसीट, मेरे पास रिसीट है, आप मुझसे कल पैसे ले चुके हैं। बोलेंगे हाँ ठीक है जाइए। वो ऐसे ही कोई बच्चा बगैर पैसे दिए अगर ऊपर आने लगेगा तो सरदाइयाँ रोकेंगे, तुम्हारे पास रिसीट है? नहीं है। फिर वो अपने रजिस्टर में चेक करेंगे, क्या तुम्हारा नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। वो बच्चा बोलेगा सर रिसीट तो घर पे रह गई। वो बोलेंगे मेरे पास नाम भी नहीं है तुम्हारा, तो इसका मतलब तुम शायद झूठ बोल रहे हो। बात समझ आ रही है? क्लियर है ये वाली बात? दैट इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल। अब ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है? ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स का मतलब यह है कि सर मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स तो बनाए, हमने रिसीट का चक्कर भी बनाया, सर दानियाल लिस्ट भी बना रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि फिर सर दिनेश ने खुद ही कहा कि इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दो। बात समझ आई? जो मैनेजमेंट है, जो अपर लेवल के लोग हैं, उन्होंने ही कहा ये कंट्रोल्स ओवरराइड करो, मतलब ये बच्चा आया इससे पैसे नहीं लेना, इसको रिसीट नहीं देना, और इसे डायरेक्ट ऊपर बिठा दो। मैनेजमेंट अगर अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड करने लगे तो क्या होगा? तो मिस स्टेट में निकल के आ सकती है। इसका मतलब सोचें, मिस स्टेट मैनेजमेंट ही फ्रॉडी है, मैनेजमेंट ही अपने बिजनेस में फ्रॉड कर रही है। बात समझ में आ रही है? अब यहां मैनेजमेंट का मतलब ओनर नहीं है, मैंने हमेशा बताया। मैनेजमेंट का मतलब कौन है? जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। ओनर्स तो घर पे बैठे हैं। तो कंट्रोल्स बनाए किसने? ओनर ने? मैनेजमेंट ने? मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बनाए, लेकिन अपने मफाद के लिए उन सबको ओवरराइड कर दिया। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, वो सेल रिकॉर्ड करती है, प्रॉपर उसका पूरा क्राइटेरिया है। पहले एक ऑर्डर आता है, सही है, फिर उसके बाद सेल्स वो बनती है, ऑर्डर बनता है, सेल्स ऑर्डर। फिर उसके बाद जब वो गुड्स डिलीवर होती हैं, तो एक मिसाल लेते हैं, गुड्स डिलीवरी नोट बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है? सेल्स इनवॉइस बनती है। फिर ये सेल्स इनवॉइस और आगे जाती है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंट्री पास होती है, सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। बात समझ में आई? मुझे बताएं ये सब एक कंट्रोल है ना? ये सब कंट्रोल है। हमने एक प्रोसीजर बना दिया कि जब भी कोई बंदा आकर दरवाजा खटखटाएगा सेल के लिए, हम बोलेंगे सेल्स ऑर्डर, फिर अगले दरवाजे पे जाएगा जीडीएन, अगले दरवाजे पे जाएगा सेल्स इनवॉइस, फिर आखिरी दरवाजे पे क्या होगा? एंट्री रिकॉर्ड होगी। फिर अचानक से एक दिन सीएफओ आता है और वो डायरेक्ट जाता है, सेल्स ऑर्डर नहीं, जीडीएन नहीं, सेल्स इनवॉइस नहीं, वो डायरेक्ट फाइनेंस वाले के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, बोलता है हाँ। बोलता है सीएफओ जी सर। तो सर एक काम करो, एक एंट्री रिकॉर्ड करो 1 बिलियन से सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। बात समझ में आई?
दिस इज नोन एज ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल्स बने हुए थे, एक मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट का बंदा आया और उसने आकर सारे कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दिया। क्या फाइनेंस वाला उसे मना कर सकता है? नहीं सर, मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा इन्वेंट्री, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ऐसा कुछ कर सकता है वो? नहीं कर सकता। तो अपने ही बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड करना, ओवरराइड का मतलब तोड़ देना, सबको बाईपास कर देना, इज नोन एज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ये लफ्ज लिख लें कहीं, आपको बहुत सुनने को मिलेगा आगे, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मसला। और क्योंकि ये लफ्ज आप लोगों के लिए नया है, तो इसीलिए इससे फेमिलियर होने में टाइम लगेगा। लिख लें हजरात, लिख लें। मैंने बोला लिख लें, फिर भी सब मजे से सुन रहे हैं। ऐसी जगह लिखिएगा कि बाद में ढूंढ भी सकें। मैंने इसीलिए एक बात बताई है कि आप लोग क्या करें, आखिर में एक पेज बनाएं, उस पेज के ऊपर आप सारे मुश्किल लफ्ज, मुश्किल नहीं नए लफ्ज लिख लें अपने लिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, ये लफ्ज आते जा रहे हैं ना, प्रोफेशनल जजमेंट, तो ऐसे लफ्ज हमारे पास आते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और फ्रॉड में क्या फर्क है? देखें, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के पीछे नीयत क्या है डिपेंड करती है। अगर आपकी नीयत फ्रॉड करना है, अपना मकसद हासिल करना है, तो वो फ्रॉड है, अपनी कोई फायदा छुपा हुआ है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। मिसाल लेते हैं, एक कंपनी है, वहां पर एक कंपनी का ब्रांच मैनेजर है, जरा समझिएगा, एक कंपनी का ब्रांच मैनेजर है। अब वो ब्रांच मैनेजर एक तरह से मैनेजमेंट में आ रहा है क्योंकि सबसे बड़ा उस ब्रांच में वही है। तो अचानक से एक बंदा आता है, बैंक की ब्रांच है वो, और वो कोई बहुत खास कस्टमर है हमारा, उसके अकाउंट में 1 अरब 2 अरब आम बात होती है, ठीक है। और वो आके कहता है सर मुझे ये चेक क्लियर करवाना है विद इन 5 मिनट्स, मुझे ये पैसे ट्रांसफर करने विद इन 5 मिनट्स। अब लंबी सी लाइन लगी हुई है। हमारे बैंक का इंटरनल कंट्रोल क्या है कि बंदा आएगा, पहले रिसीट लेगा, उसका टोकन नंबर आएगा, वो बैठेगा, फिर जाकर लाइन में लगेगा, जब बंदे पूरे हो जाएंगे फिर वो काउंटर पे जाएगा, अपना चेक देगा, उसके अकाउंट से पैसे वेरीफाई होंगे, ब्रांच मैनेजर साइन करेगा, ये पूरा प्रोसीजर देखा जाएगा उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, ये एक पूरा प्रोसीजर है। इसके बाद जाकर वो चेक क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक बहुत खास कस्टमर है और डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर के पास आता है, बोलता है सर मुझे ये काम करना है अभी के अभी, तो क्या मुझसे बोलो नहीं यार, मैं कंट्रोल्स तुम्हारे लिए ओवरराइड नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए कंट्रोल्स तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स बने हुए, मैं तुम्हारे कंट्रोल्स नहीं तोड़ सकता, मैं तो सेल इसी तरह मैं तो इसी तरह चेक क्लियर करूंगा जो तरीका मुझे बताया गया है। तो क्या इसकी वजह से हमारा एक कस्टमर नहीं चला जाएगा? और एक कस्टमर नहीं, 1 अरब 2 अरब रुपए जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है? क्या करे सिचुएशन। तो हमने कहा सही है सर, हम एक काम करते हैं, हम कंट्रोल्स को कुछ जगह ओवरराइड कर देंगे। लेकिन क्या यहाँ नियत गलत है? नियत तो गलत नहीं है यहाँ पर। तो कंट्रोल्स यहाँ भी ओवरराइड हुए कि ब्रांच मैनेजर ने डायरेक्ट बोला सर 1 सेकंड दे मुझे सिर्फ, उसने बंदे को बुलाया, कहा इनका चेक क्लियर करो वहीं बैठे बैठे, उसके लिए चाय मंगवाई, चेक क्लियर हुआ। ऐसा होता है प्रैक्टिकली? बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा किस वजह। आप ऑडिट में बायसनेस नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैनेजर के। अब इसका एंड रिजल्ट समझें, क्या इसकी वजह से कोई मिस स्टेटमेंट हुई? हमारा ऑडिट का मकसद क्या है? एफ एस इज इक्वल टू आई एफ आर एस। क्या उसके पैसे निकाल कर देने से, जरा समझिएगा, पैसे निकाल कर देने से क्या एफ एस में कोई मसला आया? बिल्कुल कंट्रोल्स खराब हुए, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्स खराब करना मजबूरी थी। मैं सही नहीं कह रहा इस काम को, फिर समझें, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल।
सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं तभी कह रहा हूँ, मैं इसको सही नहीं कह रहा, ये गलत हो रहा है। मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचे 2 मिनट के लिए, मैनेजमेंट ने ये काम किया तो क्या किसी गलत इंटेंशन से किया? पहले ये समझिएगा, क्या गलत इंटेंशन से किया? क्या उनका मकसद कोई फ्रॉड करना है? आप बात नहीं समझ रहे। देखें, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर कहेगा मैं नहीं, मैं बोलूंगा आप लाइन में लगें, आप कंट्रोल्स को फॉलो करें। मसला कहाँ आया कि ये एक खास कस्टमर है। प्रैक्टिकली बैंक में या डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर एक खास कस्टमर आता है और वो बोलता है सर मुझे इमीडिएटली पैसे चाहिए, उसे पैसे दे दिए जाते हैं। एक दिन बाद पैसे मिलेंगे? देखें, आप दूसरे केस, आप स्पेसिफिक बैंक में जा रही है, मैं अभी ओवर राइड ऑफ कंट्रोल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ओवर राइड ऑफ कंट्रोल्स का मतलब ये है कि आपके बनाए हुए कंट्रोल्स आपने ओवर राइड किए, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या थी? अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉड करना थी तो ये फ्रॉड है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉड करना नहीं थी तो ये फ्रॉड नहीं है। मैं इसको सही नहीं कह रहा, मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, ये काम सही नहीं है, ये काम गलत है, लेकिन इसकी वजह से बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्क ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, ये सारे काम होंगे अपनी जगह पर। ऑडिटर इस चीज़ को पूछेगा आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या ये फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैनेजमेंट को कोई फायदा, क्या फायदा हुआ? रेपुटेशन, फ्रॉड रेपुटेशन वाली। सही है, सही। मैं फिर वही अर्ज कह रहा हूँ, कोई भी कस्टमर आकर मुझे बोलेगा, मैं उसकी बात क्यों मानूंगा? डिपॉजिट अगर मैं नहीं मानूंगा उसकी बात, इसका नतीजा समझे आप क्या होगा? आप इस वक्त अपने आप को ऑडिटर अज्यूम ना करें, 2 मिनट के लिए ब्रांच मैनेजर अज्यूम करें। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपके पास से एक बड़ा डिपॉजिट चला जाएगा। एक बिजनेस रिस्क का लफ्ज भी पढ़ा था हमने, याद होगा, वो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से। तो अभी मैं बिजनेसमैन की कुर्सी पर बैठ के सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये चला जाएगा मेरे पास से, बिजनेस रिस्क का राइज हो जाएगा। इस वजह से मैंने कंट्रोल्स ओवरराइड किए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इसको सही नहीं कह रहा, मैं एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स और फ्रॉड में फर्क बता रहा हूँ। अब फ्रॉड कब होगा? फ्रॉड कब होगा कि उस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है उस बंदे के अकाउंट में, और वो मेरा रिश्तेदार है। फर्क समझिएगा, उसके अकाउंट में ना पैसे हैं और वो मेरा रिश्तेदार है। उसने अगर कहा यार मुझे अर्जेंट 1 करोड़ के लोन की जरूरत है, मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें लोन अभी दिलवा देता हूँ, और मैंने ब्रांच मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर फौरन से लोन अप्रूव कर दिया। मुझे पता था वो लोन नहीं दे सकता, इसमें मेरा फायदा है, मुझे कुछ फायदा हुआ है। बात समझ आ रही है? दैट इज फ्रॉड। ये डिफरेंस है फ्रॉड और ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हारिस, क्लियर हुई आपको बात? तो हर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स फ्रॉड ट्रिगर नहीं करता। ओके okay. उसके बाद लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एक ऐसा मसला है कि आपके सामने जो मैनेजमेंट बैठी है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। क्या इसकी वजह से किसी एक जगह पे मसला होगा? पीपी में मसला होगा, इन्वेंट्री में मसला होगा, या सेल्स में मसला होगा? यहाँ तो सब जगह मसला होगा। जब मुझे पता है कि वो बंदा कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो फिर तो मसला उसने सेल्स भी सही रिकॉर्ड नहीं की होगी, फिर तो मसला उसने इन्वेंट्री भी सही रिकॉर्ड नहीं की होगी, फिर तो मसला कि उसने शायद शायद पीपी को भी सही से रिकॉर्ड ना किया हो, ना डेप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट होगी। हर जगह पे रिस्क आ रहा होगा। और अगर ईमानदार नहीं है मैनेजमेंट, तो फिर तो फ्रॉड वाली बात से कनेक्ट हो जाएगी। गोइंग कंसर्न इश्यूज। सर एक कंपनी है जिसके हालात ही चलने वाले नहीं है। पीआईए का नाम सुना है आप लोगों ने? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हालात चलने वाले नहीं होते, हालात चलने वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बनाता है कि मैं चलूंगा। गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड में हम इसे डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बैक पे कोई है, जिसकी वजह से वो अपने एफएस गोइंग कंसर्न पे बनाता है कि देखो मैं बंद नहीं हो सकता, मैं बंद नहीं हो सकता। उसकी लाइबिलिटीज उसके एसेट से एक्सीड कर चुके हैं, फिर भी वो कहता है मैं बंद नहीं हो सकता। पीएसओ की तरफ एक अच्छा खासा उसका डेट बनता है।
फिर भी वो कहता है मैं बंद नहीं हो सकता। तो गोइंग कंसर्न के चैप्टर में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन गोइंग कंसर्न का मसला मुझे बताइए, क्या ये किसी एक जगह से लिंक करता है? हमने डिस्कस किया कि अगर मैनेजमेंट की अजम्पशन गोइंग कंसर्न से हटकर नॉन गोइंग कंसर्न पर आ जाए तो क्या इन्वेंट्री को हटा देंगे या चेंज कर देंगे, पीपी को चेंज कर देंगे? सर इस सूरत में तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही IS 1 के हिसाब से गोइंग कंसर्न से हटकर नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे आ जाएगी। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गोइंग कंसर्न वही जो आप लोग पढ़ते हैं कि पीपी खरीदा, रिकॉर्ड करो, इन्वेंट्री खरीदी, कॉस्ट, एनआरवी, ये सब होता है। नॉन गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपके सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पर आ जाते हैं, आपकी सारी लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पर आ जाती हैं। और फिर आप देखते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को समझे तोल रहे हैं, अपने बिजनेस को आप तोल रहे हैं कि इसमें कितना पैसा बचा है, क्योंकि आप अगले 12 महीने में ही चलता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, फिर मैं बताता हूं आपको रिस्क एट असर्शन लेवल कि किसी असर्शन में क्या मसला हो सकता है। क्या एग्जाम्पल है? रिस्क दैट प्रीशियस एंड पोर्टेबल एसेट्स मे नॉट एग्जिस्ट। अब यहां मसला पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या किसी एक खास चीज की एग्जिस्टेंस का, कि शायद ये एसी मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड तो किया हुआ है लेकिन मौजूद ना हो, शायद ये 50 कुर्सियां मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड तो की हुई है लेकिन मौजूद ना हो, शायद ये 1 करोड़ की इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड तो की हुई है लेकिन मौजूद ना हो। ये बात समझ आ रही है? तो यहां मसला, अच्छा वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं है तो क्या इसकी वजह से बाकी सारी चीजें भी खराब हैं? नहीं। रिस्क दैट अ लाइबिलिटी में नॉट बी रिकॉर्डेड, कोई एक खास लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की हुई, बैंक ने लोन लिया और उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां मसला एफएस का नहीं है, एफएस के एक खास आइटम का है। अब मुझे एक बात बताएं, एक लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, कौन सी असर्शन का मसला है? एग्जिस्टेंस का, वैल्यूएशन का, कंप्लीटनेस का, कौन सी असर्शन का मसला है? तुक्का लगाएं भले। कोई लाइबिलिटी अज्यूम करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, आपने एक बैंक से लोन लिया, लोन लिया तो लोन है लेकिन यार वो रिकॉर्ड नहीं किया, कौन सा मसला है? एग्जिस्टेंस का। सर लोन तो एग्जिस्ट करता है, मसला है ही नहीं। कंप्लीटनेस का। सर वो लोन है लेकिन बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो मेरी किताबें कंप्लीट नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि मेरी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट नहीं है, चीजें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। Risk that complex transactions and non-routine transactions, example purchase or disposal of fixed assets, may not be accurately recorded। तो यहाँ ये जितनी एग्जाम्पल्स दे रहा है वहाँ किसी एक चीज से लिंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, आपने डेफर्ड टैक्स अभी आपने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, IS 12 डील करता है, तो डेफर्ड टैक्स की एक वर्किंग होती है प्रॉपरली, मैनेजमेंट ने वो वर्किंग ही नहीं की, मैनेजमेंट ने वो वर्किंग ही नहीं की। लीज IFRS 16 डील करता है, आप मैनेजमेंट ने उसकी वर्किंग ही नहीं की, मैनेजमेंट ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या इसकी वजह से इन्वेंट्री भी खराब होगी? क्या इसकी वजह से रिसीवेबल में कोई मसला आएगा? क्या इसकी वजह से बैंक लोन खराब हो जाएगा? नहीं सर, इसकी वजह से सिर्फ लीज में मसला आएगा। और लीज की कौन सी जगह पे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन का मसला है, तो मसला कहाँ आएगा? एग्जिस्टेंस में, कंप्लीटनेस में, या वैल्यूएशन में? वैल्यूएशन। Risk that large transactions risk that large transactions at year end may be incorrectly recorded। ईयर एंड पर शायद कुछ ट्रांजैक्शंस इनकरेक्टली रिकॉर्डेड हो गई हो। बात समझ में आ रही है? अज्यूम करें ईयर एंड पर एक सेल हुई 1 लाख रुपए की, और गलती से अकाउंटेंट ने 1 लाख की जगह 2 जीरो और लगा दी, तो वो 1 करोड़ की बन गई। 1 लाख की सेल 1 करोड़ की बन गई। बात समझ आ रही है? गलती से हुआ ये, कोई इंटेंशनली नहीं किया उसने। तो मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, अगर ये इनकरेक्टली रिकॉर्डेड हो गई हो तो इसकी वजह से पूरी एफएस खराब हो गई, सेल्स खराब हुई, क्योंकि एंट्री क्या रिकॉर्ड हुई है? सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, तो सेल्स और रिसीवेबल में मसला है। क्या इसकी वजह से पूरी एफएस में मसला है? एक स्पेसिफिक एजर्शन का मसला है। ये थे आपके पास 2 लेवल्स पर रिस्क। इनमें कोई बात जो ना समझ आई हो?
रिस्क समझाया, इसकी एक्सप्लेनेशन दी मैंने आपको, कुछ एग्जांपल्स दी। अब बात करते हैं कि सर अगर हमने पहले पढ़ा एफएस लेवल का रिस्क, फिर पढ़ा एजर्शन लेवल का रिस्क। अब मुझे बताएं अगर एफएस लेवल का रिस्क है और एजर्शन लेवल का रिस्क है, मतलब एक मसला पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, इस तरह के मसले, और एक छोटा मोटा सा मसला इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं है, सेल्स गलत रिकॉर्ड हो गई, इस तरह का मसला, क्या दोनों के लिए तरीका वारदात सेम होगा? सीआईडी के पास एक केस आया कुत्ता चोरी हो गया, सही है, और एक केस आया बंदा कत्ल हो गया, क्या दोनों के लिए वो सेम काम करेंगे? कुत्ता चोरी हो गया तो दया, अभिजीत सबको बुलाए, चलो सब चलो यहाँ पर, ऐसे होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर बंदे का कत्ल हुआ है तो उसमें क्या बोलेगा, यार छोड़ो आम ऐसे मर गया होगा, 1000 लोग मरते हैं, ऐसे होगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं। अब जब बात आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, क्या हुआ, बंदा मारने की सूरत में एक बंदा भेज रही हैं आप, तो छोड़ो मरने दो। जी, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। वो भी नहीं भेजेंगे, मर गया तो मर गया, हमें क्या, अब क्या ही कर सकते हैं। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोफेशनल, अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, तो मुझे खुद बताएं, जब मसला किसी एक खास जगह का नहीं है, मसला तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, तो सोचें तैयारी भी उस लिहाज से ही होगी। बात समझिएगा, अभी मसला ये नहीं है कि इन्वेंट्री गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, सेल गलत रिकॉर्ड हुई हुई है, लीज गलत रिकॉर्ड हुई हुई है। अभी तो मसला है कि शायद मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी एफएस में कहीं फ्रॉड किया हुआ है, शायद मैनेजमेंट ने कहीं कंट्रोल्स ओवरराइड किए हुए हैं, शायद मैनेजमेंट ने, इंटेग्रिटी का मसला है, वो ईमानदार नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, इस तरह के मसले। जब इस तरह का मसला होगा तो मैं सोचूंगा भी बड़े लेवल पे। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ जजमेंटल एरियाज। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मैंने क्या बताया था, सीआईडी वाला दिमाग, सवालिया दिमाग, ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो क्या ये किसी एक जगह होगा? हर जगह पे। ये तो एक, क्या ये कोई एक्शन है? ये तो एक रवैया है इंसान का। तो आपने अपना रवैया ऐसा बना लेना है, जब आपको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मसला है, तो आपने अपना रवैया ऐसे बना लेना है कि यार यहाँ भी मसला हो सकता है, वहां भी मसला हो सकता है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हर जगह पे आप शक कर रहे हो। एडिक्वेट प्लानिंग एंड रिड्यूस्ड मटीरियलिटी लेवल। सर आप अपनी प्लानिंग अच्छी करेंगे और अपना मटीरियलिटी लेवल कम से कम रखेंगे। अब ये मटीरियलिटी लेवल कम से कम क्यों रखेंगे, शुरू की क्लास में अगर याद हो हमने थोड़ी सी इस पर डिस्कशन की थी, अब इसको डील करेंगे अच्छे से मटीरियलिटी में, कि अगर मटीरियलिटी कम से कम होती जाती है तो हमारे पास गुंजाइश कम से कम होगी गलती की। सर पहले मैं 10 गलतियां करता तो माफ हो जाती, अब मैंने मटीरियलिटी कम कर दी तो 5 गलतियों पर भी सजा है। तो जब 5 गलतियों पर सजा है तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। assigning more experienced and specialized staff, use of experts if necessary, कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको डर है कि कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको डर है फ्रॉड कर लिया, तो आप अपनी टीम में एक फ्रॉड इंस्पेक्टर रखें। इंक्रीज सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड, आप सुपरविजन बढ़ा दें, रिव्यू ज़्यादा करवाएं, ताकि एक से भले दो जब रिव्यू करते हैं तो चीज़ें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Incorporating unpredictability in nature, timing and extent of audit procedures. Unpredictability का मतलब ऐसी चीज जो कोई प्रिडिक्ट ना कर सके। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है जो कि पिछले 50 साल से ऑडिट करा रही है, हर साल वो ऑडिटर की शक्ल देखती है, क्या उसको नहीं पता ये आते ही सबसे पहले ये काम करता है? ये तो सेल में, मिसाल के तौर पे, ये तो सेल में सिर्फ 31 दिसंबर वाली सेल देखता है और ये कहता है अगर वो सही है तो सब सही है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं सितंबर में फ्रॉड करूंगा ताकि कोई पकड़ ही ना पाए। बात समझ आ रही है? तो मैंने 31 दिसंबर को सब सही रखा और मैंने सितंबर में फ्रॉड कर दिया, ऑडिटर खुशी खुशी देख के चला गया। तो आपने एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट लफ्ज सुनने को मिलेगा, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि आपने अपने ऑडिट के अंदर, ड्यूरिंग द ऑडिट, अपने आप को, अपने प्रोसीजर्स को इस तरह से तैयार रखना है कि कोई उसे प्रिडिक्ट ना कर सके। ऐसे नहीं कि हर दफा आकर 31 दिसंबर, तो आसान लफ्जों में अपना तरीका वारदात हर दफा मुख्तलिफ रखना है, चेंज करना है।
आप लोगों ने अपना तरीका है वारदात हर दफा मुख्तलिफ रखना है, चेंज करना है। मेकिंग चेंजेस टू ऑडिट प्रोसीजर्स, वही वाली बात कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को सेम नहीं रखें कि हर दफा वो आता है, वो ये चार चीजें देखता है। एक दफा मैं गया ऑडिट पे, तो एक जगह पे मसला था, हमें पता था, उनको नहीं पता था कि हमें पता है। सही है, उनको नहीं पता था कि हमें पता है, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को छुपाया ही नहीं, उन्होंने वो शीशे में सामने रख दी। मुझे पता था कि यहाँ मसला है, मुझे ये जाते ही चीज मांगनी है। जब मैंने जाते ही उनसे चीज मांगी, उसके पसीने छूट गए। उसने कहा ये तो कभी मांगते ही नहीं है, ये तो कभी देखता ही नहीं है ये चीज। तो उसके पसीने छूट गए। अब वो मुझे मना नहीं कर सकता, अगर वो मना करता तो मैं जबरदस्ती लेकर आता, क्योंकि पहले प्यार से मांग रहा था, फिर ईमेल करके मंगवाता मैं। फिर उसको मजबूरन मुझे वो चीज़ देनी पड़ी और वहाँ मसला निकला। आखिर में जाते जाते उसने मुझे एक लफ्ज़ बोला, उसने कहा बस अब आपने हमें बता दिया है ना कि आप ये करते हैं, आप देखिएगा अगली दफ़ा आपको सब सही मिलेगा। उसने ये जुमला मुझे आते आते बोला कि अगली दफ़ा आपको ये सब सही मिलेगा। और वो ज़िंदगी में कभी चीज़ सही नहीं हुई थी, लेकिन अगली दफ़ा मुझे सही मिलेगी। क्यों? उसे पता चल गया मेरा तरीका है वारदात, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो फिर उसे हमारे सीनियर ने एक बात बोली, उसे कहा आप सही कर लीजिएगा, हम फिर भी ये चीज़ पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारा तरीका है वारदात कुछ और होगा। पिछली दफ़ा कुछ और था, इस दफ़ा कुछ और है, अगली दफ़ा कुछ और होगा। तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को, तभी मैं कहता हूँ ये ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपको यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं, ये कहीं फिक्स नहीं है। आप कभी ये मत समझेगा कि आप ये सारे काम कर रहे होंगे, आप हमें जाके बोले हमने तो ये 10 प्रोसीजर पढ़े थे, आप ये 11वां कैसे कर रहे हैं। आपने सोचना है, प्रोफेशनल जजमेंट, कि प्रोसीजर क्या हो सकता है। याद नहीं करने प्रोसीजर के, बस यही होंगे। मोर ऑडिट प्रोसीजर्स एट पीरियड एंड रेदर देन एट इंटरिम डेट। सर हमने एक बात समझी कि ज्यादातर फ्रॉड होने के या कोई ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इस तरह के मसले ज्यादातर कहाँ होंगे, कहाँ होंगे एग्जैक्टली exactly. मसला क्या था सर? मसला ये था कि आपने ईयर एंड के करीब या इंटरिम डेट के करीब, इंटरिम डेट्स यानी यही 30 जून हो गया, 31 मार्च हो गया, 30 सितंबर हो गया, ये ऐसी डेट्स हैं जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो आपने अपने प्रोसीजर्स भी उस हिसाब से तैयार करके रखने हैं। बात समझ में आ रही है? ऑब्टेन मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस। आपने आपने हम एविडेंस के चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे कि ऑडिट एविडेंस सिर्फ एविडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो रिलायबल होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए। हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर भी वो यही जुमला इस्तेमाल कर रहा है कि आपका ऑडिट एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए। evaluate whether selection and application of accounting policies is appropriate and significant estimates are reasonable। अब ये क्या किसी एक जगह से बात है? ये तो हर जगह से बात है कि आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज ये क्या होनी चाहिए, ये रीजनेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये मसला किस लेवल पे डील कर रहे थे आप? एफएस लेवल पे। किस लेवल पे? अच्छा, क्या ये बातें याद करने वाली हैं? समझ गए? तो अगर मैं पूछूं कल आपसे कि रिस्क क्या थे एफएस लेवल के और उसके अगेंस्ट क्या क्या रिस्पॉन्सेज है, बता सकते हैं? क्योंकि सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब अगर मसला एजर्शन लेवल का है, मतलब अब मसला किसी एक जगह पर है, तो क्या अब मैं ये करूं कि कॉम्पिटेंट टीम रखूं? सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन एनआरपी का मसला था, आप क्या इतने मसले लेके बैठ गए? नहीं, ये मसला इस लेवल पे डील कर रहे थे आप, अब आप डील कर रहे हैं एजर्शन लेवल पर। किस लेवल पर? एजर्शन लेवल पर। तो जब मसला एजर्शन लेवल का है, तो फिर रिस्पॉन्सेज भी उस हिसाब से होंगे। आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे कि सर अगर इस पॉइंट पर आकर आप, अगर कहीं मसला निकलता है, फॉर सपोज IS2 इन्वेंट्री का मसला है, IS2 इन्वेंट्री का मसला है, तो सर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मैं दो काम करूंगा, मैं या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा, मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। आप इस तरह से इस मसले को डील करेंगे। किस कैसे देखते हैं? आपने कहा सर IS2 में मसला है, IS2 में मसला है, क्या करें? टीम बहुत बड़ी रखें, कॉम्पिटेंट बंदे लाएं, ये करें वो करें? नहीं, ये तो बड़े लेवल का मसला है।
इन्वेंट्री के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लूंगा। सर क्योंकि आपने क्या कहा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में मसला है, तो उससे रिलेटेड जो जो कंट्रोल्स हैं वो टेस्ट कर लें कि क्या मसला है या नहीं है। अभी समझे, रिस्क है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रिस्क है तो आप क्या करेंगे, आप उस खास के लिए अपने कंट्रोल्स टेस्ट कर लेंगे कि क्या मसला है या नहीं है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। आप क्या करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी दो तरह के हैं, एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पढ़े थे। अच्छा, अब ये फेज कौन सा आ गया, क्या कोई बता सकता है? क्या हम अभी भी प्लानिंग फेज में हैं? प्लानिंग फेज में तो रिस्क ढूंढ रहे थे, अब तो उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि ये है भी या नहीं मसला। दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करेंगे। मैंने अभी सिर्फ लफ्ज लिखे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या होते हैं, कैसे करते हैं, पूरे पूरे चैप्टर से मैंने बताया। इसके लिए तो आयसा 520 है, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स हैं, और ये एविडेंस वाला चैप्टर है पूरे का पूरा जो आयसा 500 है। बात समझ आ रही है? तो अभी आपने रिस्क निकाले कि मसला एफएस लेवल का है या मसला एजर्शन लेवल का। अगर एफएस लेवल का मसला है तो मैं ये काम कर लूंगा बड़े लेवल के। अगर किसी खास एजर्शन का मसला है तो मैं किसी खास एजर्शन के लिए काम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूंगा, मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है, अगर मैं एक बुनियादी सी बात करूं टेस्ट ऑफ डिटेल्स की। टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा सर सेल्स वेरीफाई करनी है, तो आपने कहा मुझे सारी की सारी सेल्स इनवॉइस से दिखाओ। मैं ये देखूंगा कि तुमने 100 रुपए की सेल रिकॉर्ड की है, कहाँ से रिकॉर्ड की होगी, इनवॉइस से रिकॉर्ड की होगी ना। तो 001 नामी सेल की सेल्स इनवॉइस दिखाओ, कितनी आ रही है, 100। अगर आपने भी 100 रुपए रिकॉर्ड किया और इसमें भी 100 रुपए रिकॉर्डेड है तो मतलब सही है। अगर, समझिएगा, अगर रजिस्टर के अंदर टोटल 10 सेल्स रिकॉर्डेड हैं, समझिएगा, अगर रजिस्टर में 10 सेल्स रिकॉर्डेड हैं और आपने सेल्स इनवॉइस से बैठकर गिनी कितनी हैं और वो भी 10 हैं, तो मतलब एग्जिस्टेंस भी कंप्लीटनेस भी काम होगी। बात समझ आ रही है? ये होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया। अभी हमारी मेन डीलिंग कहाँ चल रही है, रिस्क में। बात समझ आई? ये सारी बात कंप्लीट करने का मकसद ये था ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि ऑडिट चल किस तरह रहा। स्ट्रक्चर क्लियर है रिस्क का पूरा, कि रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, निकल के आता है, फिर उसके अगेंस्ट हम ये रिस्पॉन्सेस तैयार करते हैं, ये रिस्पॉन्सेस। फिर हम परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाते हैं यहाँ से कि आप कैसे कैसे क्या क्या काम करेंगे। क्लियर है? रिस्क क्लियर है? ओके। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ है। सर रिस्क एफएस लेवल का होगा या असर्शन लेवल का होगा, ये तो समझ में आ गया। सर एक छोटा सा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, क्या ज़रूरी है सारे रिस्क एक जैसे होंगे? कुछ रिस्क सिग्निफिकेंट होंगे मतलब बड़े मसले, कुछ इनसिग्निफिकेंट होंगे मतलब छोटे मसले जिस पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि एक कुछ चीज़ें हमारे लिए इममटीरियल भी होती हैं। तो अगर मसला भी इनसिग्निफिकेंट है, क्वांटिटी भी इममटीरियल है, तो फिर जायज़। तो आपने रिस्क को क्लासिफाई भी करना है कि यार ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है? कोई सवाल यहाँ तक? जी ऑनलाइन वाले हजरात, कोई सवाल? सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ, रिस्क क्लियर है आपको? चलें अब एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं रिस्क का।
और देखते हैं कि हमें रिस्क कितना समझ में आया। ओके, एक सवाल विजिबल है सबको या व्हाट्सएप पे शेयर करूं? विजिबल है सबको? चलो इसको रीड करें, 5 मिनट है आपके पास, फिर इसको एक बार डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ रीड करना है, लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ इसको रीड करें आराम आराम से, ध्यान से। आप लोगों को एक सवाल दिया था रीड करने के लिए, उस सवाल को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, हमेशा मैं कहता हूँ कैफ लेवल पर आप जब सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। तो आपने दो बंदों की टोपियां पहन के सोचना है, एक बिजनेसमैन की और एक ऑडिटर की। अगर मुझे बताएं, अगर बिजनेस रिस्क पता चल जाए तो ऑडिट रिस्क भी आ जाएगा ना निकल के, हमने यही सोचा था। Your firm is the statutory auditor of A Store Limited, a listed company. For the year end 31 December 2022, AL deals in fast moving consumer goods. In recent times, the FMCG sector has experienced significant growth with numerous new players entering the market and established companies expanding their operations, resulting in a fiercely contested industry. AL has consistently endeavored to meet ever evolving needs and preferences of consumers by adapting to changes in the market. अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी होगी तो ये बातें निकल कर आई, कुछ समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो ये बातें पता चली। सर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ली होगी हमने? इंडस्ट्री की। हमने इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली तो हमें पता चला कि मार्केट में क्या हो रहा है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। AL has consistently endeavored to meet ever evolving needs। अब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली तो पता चला कि यार ये नहीं कर पा रहा अपना काम सही से। Effective this year, AL has commenced importing raw materials for its new category of consumer products। अच्छा पहले पहले पैराग्राफ में देखते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या रिस्क है, क्या रिस्क है, क्या लगता है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे और रीड करते हैं। Effective this year, AL has commenced importing raw materials for its new category of consumer products। Some of these raw materials have a short shelf life and could become harmful if used after their expiration date। हमने इस साल रॉ मटेरियल खरीदना शुरू किया, खरीदना या इंपोर्ट करना? इंपोर्ट करना। तो सर जहां इंपोर्ट का लफ्ज आ जाए, क्या कस्टम ड्यूटीज वगैरह, और कुछ किसी के जहन में आया? वो शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। इंपोर्ट के लफ्ज से मेरे जहन में एक ऑडिट रिस्क आ जाता है, जहां इंपोर्ट का लफ्ज आए। नहीं, और सोचे इंपोर्ट ऑडिट रिस्क। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पैसे किस करेंसी में दे? IS-21 पढ़ लिया हमने? IS-21 पढ़ लिया? IS-21 फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस, FR2 में, FR1 में अभी हुआ है। अच्छा आप तो हम सबसे आगे चल रहे होते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, हम बात अभी डिस्कस हुआ। चले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। IS-21 एक स्टैंडर्ड है, अच्छा फिर जायज़ है अगर आप लोगों ने नहीं बताया। IS-21 एक स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है
कि आपने फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट्स करनी है उस पर, क्योंकि जाहिर है आपके ऊपर ड्यू कितने डॉलर्स हैं, लेकिन आपने पेमेंट करनी है पीकेआर में, फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होकर जाएगा, तो कुछ गेन होता है कुछ लॉस होता है। तो मुझे बताएं, अगर इम्पोर्ट का लफ्ज इंशाल्लाह कुछ टाइम में पढ़ लेंगे तो आपको और ये बेहतर क्लियर होगी पिक्चर कि जहां इम्पोर्ट का लफ्ज आ जाए वहां पे IS-21 का रिस्क ट्रिगर कर जाएगा फौरन से। For its new category of consumer products, some of these raw materials have a short shelf life and could become harmful if used after their expiration date. और अगर मैंने यूज किया तो क्या होगा, क्या होगा, हार्मफुल हो सकता है। और IS-37 पढ़ने वाले बच्चे बताएंगे क्या होगा अगर मैंने एक हार्मफुल चीज कस्टमर को बेच दी, सोचें नॉर्मल बनके, तो क्या होगा, रेगुलेटर पेनल्टी नहीं लगाएगा मेरे ऊपर, प्रोविजन नहीं बन जाएंगे मेरे ऊपर बहुत सारे, तो मेरा रिस्क, वो रो रहा होगा बिजनेस रिस्क के मेरे ऊपर पेनल्टी पड़ने वाली है, मैं बोलूंगा कि क्या तुमने ये पेनल्टी सही से रिकॉर्ड की या नहीं की। मैं सिर्फ इसके लफ्जों से निकाल रहा हूं क्या क्या रिस्क है। However, AL has successfully captured the attention of consumers with its exceptional finished goods in this category, resulting in significant increase in sales. During the year, AL has commenced the expansion of its production facilities and the implementation of an ERP system to integrate its operation with financial reporting. सर रिस्क है अगर नया ERP सिस्टम लगा रहे हैं, शायद रिपोर्टिंग सही से ना हुई हो, क्योंकि नया सिस्टम है, अक्सर नए सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, आती हैं नहीं आती, फिर उसे आप रिजॉल्व करते हैं। जब आप नया सिस्टम लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई मसला निकल के आता है, फिर आप उसे रिजॉल्व करते हैं, तो एक इशू रहता है। और आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑपरेशन से इंटीग्रेट कर दिया है, सब इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, तो सर रिस्क है कि शायद शायद मैनेजमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही से ना हो रही हो। These initiatives are being financed through additional borrowing facilities. तो मेरे IS नहीं, IS-23, हाँ अगर कैपिटलाइज करने का बात आती है तो IS-23 ट्रिगर होगा। लेकिन एक और चीज सोचें, बैंक, बोले बोले, एग्जैक्टली मैंने लोन लिया है बैंक से, मैं ये कह रहा हूं, तो जब मैंने बैंक से लोन लिया तो क्या हुआ, क्या उसे रिकॉर्ड किया नहीं किया, क्या उस पर इंटरेस्ट एक्रू किया नहीं किया, पे किया नहीं किया, और कॉवेनेंट्स ब्रीच हो गए तो नॉन करंट लोन को करंट में क्लासिफाई करना, ये रिस्क होगा। सिर्फ 3 पैराग्राफ से इतने सारे रिस्क निकल के, कई बात समझ में आई। अब क्या इस चीज को पेपर पे उतार सकते हैं, पेपर पे उतार सकते हैं क्या इस चीज को जो हमने जबानी डिस्कस किया, अच्छा कैसे उतारना है, मैं तरीका बताता हूं। पहले आप एक ऐसे करके लाइन बनाए बीच में, इधर लिखेंगे आप बिजनेस रिस्क और पहला बिजनेस रिस्क, इसी के आगे इसका ऑडिट रिस्क, समझ में आया। तो ये जितने हमने रिस्क डिस्कस किए इनको एक बार पेपर पे उतारते हैं। IS-21 वाला भले मत लिखें अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं। हारिस आपने भी यही रिस्क आइडेंटिफाई किए थे या कुछ कम कुछ एडिशनल? प्रोविजन वाला किया था बस, ओके। देखा ये आपने कि एक रिस्क नहीं था, इसके अंदर बहुत सारे रिस्क थे। अभी जो हमने डिस्कस किए इनको एक बार पेपर पे लिखने की कोशिश करें।
रिस्क के सवाल को पैराग्राफ में लिखना, लेकिन एक ट्रिक बताता हूँ, सुनिएगा लाएगा एक ट्रिक। रिस्क के सवालों को लिखने की एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या है? देखें, ऑडिट रिस्क की बात करूँ, बिजनेस रिस्क कैसे लिखेंगे? सिंपल सवाल में से उठाकर लिख देंगे। ऑडिट रिस्क की बात कर रहा हूँ मैं भी स्पेसिफिकली, कि जब ऑडिट रिस्क लिखने की बारी आएगी तो आप कैसे लिखेंगे। ऑडिट रिस्क लिखने की बारी आएगी, सबसे पहले आप बताएं बैकग्राउंड। ये कहाँ से आएगा? अच्छा, ये आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बता रहा हूं बैकग्राउंड। अब मैं एक उठाता हूं पॉइंट इसमें से, लेट्स से एक्सपायरी वाला, कि अगर एक्सपायर्ड निकल आई तो एक तो मसला पेनल्टी का है, दूसरा एक और मसला भी है कि मेरी इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल, सुनिएगा हेमन, सुनिएगा, जो मेरी इन्वेंट्री है वो शायद एनआरवी पे रिकॉर्ड ना की भी हो, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर। ये भी एक रिस्क है, दो रिस्क निकल के आ रहे हैं इस एक स्टेटमेंट से। अब जरा समझिएगा मैं इसको कैसे ड्रॉप करूंगा। तो पहले मैं बताऊंगा कि मसला क्या है, कि कंपनी कुछ रॉ मटेरियल खरीद रही है और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, ठीक है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री, अब आप यहां बताएं उस एजर्शन का नाम, कि सर कौन से बैलेंस शीट के कौन सी एजर्शन में मसला है। आप बताएं सर इन्वेंट्री में मसला है। अब कितनी सारी एजर्शंस हैं सर? पीपी, गौर कीजिएगा, इन्वेंट्री, सर और बताएं रिसीवेबल, और बताते जाएं। बैलेंस शीट की चीजों के नाम क्या है? बैलेंस शीट की चीजें जो आती हैं, इन्वेंट्री, पीपी, रिसीवेबल और डेट, लोन्स का लेते हैं, और क्या हो गया, हम बैलेंस शीट सब बताएं। सब अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक, हाँ हाँ मैं लिस्ट, पेबल्स आएंगे, हाँ सब बताएं, अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ एक। और कैश एंड बैंक, और क्या इक्विटी साइड चलें, और आवाज नहीं, ओके, पीएनएल में बता दें सर सेल्स, सर सीओजीएस, सर परचे, वो सीओजीएस में कवर हो गया ना, हाँ वो सब कर लिया मैंने, उसमें क्लोजिंग वगैरह भी। एक्सपेंसेस में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस डाल दें, आप फाइनेंस कॉस्ट डाल दें, तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट बैलेंस शीट आइटम्स हैं और इनकी रेलेवेंट असर्शंस हैं। सर वैल्यूएशन पढ़ी थी हमने, हमने एग्जिस्टेंस पढ़ी थी, हमने कंप्लीटनेस पढ़ी थी, और राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पढ़ी थी, और भी याद आ रहा है मुझे कुछ। चलें अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो आपने कहा देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का कौन सा वाला? इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड, स्टैंडर्ड रेफर कर दें, आईएस कौन सा है? इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर आईएस 2, विच इज मतलब इन्वेंट्री में नॉट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एज पर आईएस 2। एक और एग्जाम्पल, अज्यूम करें कहीं पे सेल्स का मसला था, तो मैं कहूंगा देयर फॉर, पहले बैकग्राउंड बताया, आखिर में देयर फॉर देयर इज अ रिस्क दैट सेल्स में नॉट बी रिकॉर्डेड एज पर आईएफआरएस 15, या सेल्स में नॉट अकर एंड रिकॉर्डेड एज पर आईएफआरएस 15 विच सेज दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज पर, जो भी आप पढ़ेंगे अभी रेलिवेंट आगे जाके। सारी बात समझ में आ रही है? ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, आपने ये क्या इस तरह लिखना है? नहीं, आपने इस तरह सोचना है, लिखना है इसको पैराग्राफ फॉर्म में, इस तरह सोच के आपने पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिखना है, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट। अब लिख लेंगे, लिखेंगे, चलिए लिखना शुरू करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस प्रैक्टिस को। आपने जो सवाल अटैम्प्ट किया है आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको एक बार रिव्यू कर लूँगा। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।